अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बिटकॉइन के और बाकी क्रिप्टो मार्केट के हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइम मार्केट में फंडामेंटली क्या चल रहा है और टेक्निकली क्या चल रहा है। इसके अलावा सितंबर का महीना अगर हम हिस्ट्री को देखते तो हमें क्या क्या नए सरप्राइजेस दे सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में होंगी और हम कुछ ट्रेडिंग प्लान्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे इंट्राडे चार्ट के ऊपर, ताकि ना सिर्फ कि आप लोगों को मार्केट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नेक्स्ट मूव यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वो मालूम पड़ता रहे और साथ ही साथ आप लोग अपनी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग को भी जारी रखो। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ना सिर्फ के मैक्रो लेवल्स के ऊपर, अपर लेवल्स के ऊपर, साथ ही साथ हम देखेंगे इंट्राडे चार्ट्स को, ताकि प्रॉपर डिटेल से आपको मालूम पड़ जाए कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट मूव क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा किस टाइम पर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, तमाम चीज़ें हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अपना कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं दो आपसे फंडामेंटल अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूँ। एक फंडामेंटल अपडेट है और एक हमारे पास है हिस्ट्रिकल डेटा, वो आपसे शेयर करेंगे और दोनों चीज़ देखकर आपको आइडिया होगा कि सितंबर के महीने में हम यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शेयर करेंगे आपसे अपडेट के जो एक इंटरव्यू के बारे में है कि जो एक प्रोग्राम के अंदर हो रहा था फॉर्मर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन से, और वहां पर उनसे सवाल किया गया कि आपने देखा है अभी रिसेंटली कि जो स्पॉट का बिटकॉइन का ETF है उससे दोबारा डिले किया गया है और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से क्रैश हुआ है, तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का माइंड आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो इसे मंजूर करेंगे या ना मंजूर करेंगे। तो इसके जवाब में उनका कहना था कि जो मामला रिसेंटली चल रहे हैं ग्रे स्केल के केस के अंदर, जो हमने देखा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास कोई वाज़ेह जवाब है ही नहीं कि वो स्पॉट का बिटकॉइन का जो ETF है उसे नामंजूर क्यों करे। तो वो समझते हैं कि चाहे जितना भी डिले हो जाए, एट द एंड उनके लिए नागुज़ीर है कि वो इसे मंजूर कर ले और हम बहुत जल्द USA के अंदर पहला स्पॉट का बिटकॉइन का जो ETF है उससे मंजूर होते हुए देखेंगे। आप सबको पता है कि रिसेंटली जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसे मजीद डिले किया और इसी वजह से बिटकॉइन जो है वो दबाव का शिकार आया था। और आपके इत्तला के लिए बताते चले दोस्तों कि यहाँ पर 7 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर स्पॉट का बिटकॉइन का जो ETF है उससे अप्लाई किया हुआ, जिनमें ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बहुत बड़ी फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट भी है। तो हम दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर के महीने के बाद जो अक्टूबर का महीना आएगा ना, उसके अंदर बिटकॉइन स्पॉट का जो ETF है वो हमें शायद मंजूर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है तो ये दोस्तों मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पुश होगा। सितंबर के महीने को दोस्तों अगर हम हिस्ट्रिकली देखें ना, तो हमने ये देखा है कि वैसे भी सितंबर का जो महीना है ना वो काफ़ी बेरिश महीना होता है। अब यहाँ पर मैं आपसे कॉइन ग्लास के ऊपर मौजूद जो हिस्ट्रिकल डेटा है वो शेयर कर रहा हूँ और इसमें आप देखोगे कि सितंबर का महीना जो है ना वो नॉर्मली 90% जो है वो बेरिश ही रहता है, यानी कि मार्केट इसके अंदर जो है ना वो रिट्रेस ही करती रहती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2022 में तो 3.12% जो मार्केट क्रैश हुई थी। उसके अलावा अगर उससे पहले जाओगे 21 के अंदर जाओगे तो 7% तक मार्केट क्रैश हुई थी। 2020 में जाओगे 7.5% और 2019 में 13% तक क्रैश हुई थी। और उससे पहले हम देखेंगे तो हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव रही है, अदरवाइज हमेशा जो है सितंबर के महीने को हमने नेगेटिव देखा है। और सितंबर के महीने में हमेशा ये देखा गया है कि मार्केट के अंदर बुरी खबरें जो है वो ज़्यादा होती है और पॉजिटिव खबरें कम होती हैं। बट उसके बाद जो अक्टूबर का महीना होता है ना वो मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि अक्टूबर के महीने में क्रैश हुआ हो, अदरवाइज अक्टूबर का महीना जो है ना हिस्ट्रिकली देखें तो हमेशा मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। तो अगर दोस्तों हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट करती है, जैसे कि अभी तक हम देखें ना, तो पैटर्न लगभग वही फॉलो हो रहा है जो माजी में फॉलो होता था, यानी कि मार्केट जैसे परफॉर्म करती आई है इस दफा भी वैसा ही परफॉर्म कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर का जो महीना है ना इसके बारे में हम एक्सपेक्टेशन जो है अपनी अच्छी रख सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खबरें भी आएंगी और उसके बाद मार्केट जो है वो पंप भी कर सकती है। बहरहाल दोस्तों कुछ फंडामेंटल अपडेट्स थी, कुछ हिस्ट्रिकली डेटा था जो शेयर किया मैंने आपसे। इसके बाद चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर और फर्दर मार्केट को एनालाइज करते हैं वहां पर कि टेक्निकली हम चार्ट्स के ऊपर क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट सबसे पहले ओपन कर लिया है। मार्केट के अंदर इस टाइम मंथली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। आपके सामने है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। रिसेंटली जिस जोन में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है ये वीकली के अंदर हमारे पास हायर लो का जोन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन को इस टाइम प्रॉपर सपोर्ट भी मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों वीकली के अंदर ही
मैंने एक पूरी रेंज बनाई हुई है और काफ़ी दिनों से हम इसी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। और इस रेंज में आप देखो ना, तो ये मैंने एक रेंज हाई का एरिया मार्क किया हुआ है और ये हमारा रेंज लो का एरिया है और ये है हमारा मिड रेंज का। जो रिसेंट पंप आया था ना, जिसको हमने ट्रेड भी किया था, उसके अंदर भी हमें मिड रेंज से ही एक रिजेक्शन मिली थी और उसके बाद दोबारा से बिटकॉइन जो है ना अपनी रेंज लो के नजदीक ट्रेड कर रहा है। और अभी तक हमारा जो रेंज लो का एरिया है ना वो प्रॉपरली रीटेस्ट नहीं हुआ, ये बात याद रखिएगा। और आपको पता है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं मुसलसल कि हमारा जो लोकल बॉटम बना हुआ है 25,100 का, वो अभी तक महफूज है और मार्केट उसके नीचे नहीं गई है। और इसी रीजन की वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स है ना इस टाइम, वो जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो इसी लोकल बॉटम से नीचे रख रहे हैं। अभी हमने भी रिसेंटली जो लॉन्ग किया था मार्केट के अंदर, जहां पर 28,000 के एरिया को हमने टारगेट करना था और आपको याद होगा कि परफेक्टली जो है अपने टारगेट्स को हमने हिट भी किया था, तो हमने भी स्टॉप लॉस जो है अपना 25,100 से नीचे रखा था और हम इसी एरिया को प्रेफर कर रहे थे। और इन तमाम मामला की वजह से जो ये एरिया है ना 25,100 से नीचे, यानी कि हमारा जो प्रॉपरली रेंज लो का एरिया है वो काफ़ी हैवी लिक्विडिटी एरिया बन गया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो बन चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें अपनी रेंज लो से नीचे, तो यहाँ पर इस एरिया के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस भी होंगी, उन तमाम लोगों की कि जो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, तो वो अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं इस रेंज लो से नीचे। और इसकी वजह से पूरे का पूरा एरिया, यानी कि हमारा 25,000 से लेकर जो हमारा 24,000 तक का एरिया ना, ये हैवी लिक्विडिटी एरिया बन चुका है और मार्केट मेकर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर किसी भी वक्त वो मार्केट को यहाँ तक लेकर आते हैं तो बहुत हैवी लिक्विडेशंस मार्केट में होंगी, लोगों का बहुत स्टॉप लॉस हिट होंगे और इसी तरीके से एक्सचेंजेस या मार्केट मेकर्स पैसा कमाते हैं। बहरहाल दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट एक मैनिपुलेटिव मार्केट है, तो कि मार्केट मेकर्स कभी नहीं चाहते कि जो रैली आए उसके अंदर आप लोग उनके साथ उस रैली के अंदर शामिल हो। जाहिर है आपने गंवाना है, मार्केट मेकर्स ने कमाना है। इसी वजह से या तो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं फंडामेंटली कि मार्केट से जो वीक हैंड्स हैं वो गायब हो जाए, या फिर कोई ऐसा मैनिपुलेटिव मूव मार्केट में आता है कि जहां पर लोग स्टॉप लॉस लेने के बाद, उनकी लिक्विडेशंस लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर ही क्लोजिंग ले लेती है और ऊपर की तरफ पंप कर जाती है। इस तरीके से 80% पैसा लूज करते हैं और 20% वो लोग जो मार्केट मेकर्स के दिमाग से सोच रहे होते हैं वही पैसा बनाते हैं। अब मैनिपुलेशन की बहुत वाज़ेह और ज़बरदस्त मिसाल के लिए हमें माजी में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि रिसेंट में दिखाई दे जाएगी। आपको याद होना, तो जो हमारा बॉटम बना था ना इस मार्केट का 15,000 के लेवल तक, उससे पहले मार्केट लोअर लोस और लोअर हाइज बना रही थी। यहाँ पर देखो तो बॉटम पे हमारा लोअर लो बना और उसके बाद जब पहली बार हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो वो ब्रेक हुआ था हमारा 21,000 के लेवल पे। और 21,000 का टूटने के बाद जो हमारा एक लोकल टॉप बना वो बना हमारा 25,000 के एरिया में और उसके बाद मार्केट बहुत बुलिश थी। वहां पर हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक रिट्रेसमेंट आने के बाद जब बिटकॉइन दोबारा मूव करेगा ना तो वो अपवर्ड मूव करेगा और एक तगड़ी रैली की तरफ जाएगा। पूरी मार्केट एक तरह से आपको बहुत ज्यादा बुलिश दिखाई दे रही थी और उसके बाद सबकी तवक्कात के हिसाब से ही रैली आई भी। 30,000 तक मेगा एक पंप देखने को मिला और बिना रुके पंप देखने को मिला, जहां पर मार्केट मेकर्स ने बड़ा पैसा बनाया। बट अगर याद हो मेरे भाइयों आपको, तो आप में से अक्सर लोग उस पंप में शामिल नहीं थे। अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कम्युनिटी को यहाँ पर मैंने सब कुछ समझाया हुआ था जैसे अभी समझा रहा हूँ। बट काफ़ी बड़ी मार्केट की तादाद थी जो यहाँ पर या तो लिक्विडेट हो गई थी या फिर यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे। अब यहाँ पर दोस्तों अब देखो ना, तो इस विक के अंदर उस पूरी मैनिपुलेशन की कहानी है। वीकली के अंदर इस विक के लगने के बावजूद हमारा जो क्लोजिंग हुआ ना वो दोबारा से ऊपर ही हुआ और मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर ही रही जिसे हम अभी तक देख रहे हैं। अगर आप लोग दोस्तों इस विक को कन्वर्ट करो अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको दिखाई देगा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो अप ट्रेंड था ना वो टूट गया था। यहां पर आप देखो तो ये हमारा हायर है बना, हायर लो बना, हायर है बना और इस लेवल पे आके हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नीचे क्लोजिंग हुई और यहां पर पूरी मार्केट ने ये समझ लिया कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगी सिवाय हमारी कम्युनिटी के। हमारी कम्युनिटी को तब भी बताया हुआ था मैंने कि हमारी जो वीकली क्लोजिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल यहां पर दोस्तों फिर मार्केट ने दोबारा डिविएट किया और दोबारा ऊपर क्लोजिंग लेके फिर एक नॉन स्टॉप पंप आया। तो दोस्तों ऐसी मैनिपुलेशंस जो है ना वो मार्केट में आती रहती हैं और इसी तरीके से जाहिर सी बात है मार्केट चल रही है। अगर सब लोग पैसा बनाएंगे तो मार्केट में पैसा गवाएगा कौन? बस सिंपल सा आपने स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ लिया ना, तो जो 80% मार्केट है जो लूज कर रही है उसमें आप लोग शामिल नहीं होंगे, बल्कि मार्केट मेकर्स के साथ जो 15 से 20% लोग कमा रहे हैं ना उनके साथ शामिल होंगे।
इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूं और जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है वो समझाता रहता हूं। अब यहां पर आप लोगों ने एंट्री किस तरीके से लेनी है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है और अपनी स्ट्रेटजी को दो पार्ट्स में बांटना है। पहले तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जो आप लोगों ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है उसको अलग कर लो, और आपके वो हिस्सा पोर्टफोलियो को जो आपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है उसको अलग कर लो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, कभी भी आपने उसको मिक्स नहीं करना है। और आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियोस के अंदर मैं इंट्राडे पे आपको अलग प्लान बता रहा होता हूं और मैक्रो लेवल्स के चार्ट पर आपको अलग प्लान दे रहा होता हूं। मैक्रो लेवल्स होते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए और हमारे इंट्राडे चार्ट्स होते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए। तो अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। मैनिपुलेटिव मूव आता है नहीं आता है कोई परवाह आपने नहीं करनी है और अपनी प्लानिंग स्टार्ट अभी से कर दो। 20 से 25% आप लोग एंट्री अभी इसी वक्त ले लो मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर, जिनमें आप लेना चाहो, जो आप लोगों ने डिसाइड किए हैं अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर मेरी SIP लिस्ट में भी आप लोग एंट्री ले सकते हो, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो 20 से 25% की एंट्री आपकी यहाँ पर हो गई। और अगर दोस्तों विक नीचे जाती है, मार्केट मजीद नीचे जाती है, तो आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पोर्टफोलियो के अंदर मजीद भी एंट्रीज लेते जाना है। ओवरऑल आपकी 5 to 6 पार्ट्स के अंदर एंट्री होनी है और एंट्रीज लेते हुए याद रखो कि इमोशंस को साइड पे रखना है, अपने प्लान के हिसाब से चलना है, जैसे आपको मैंने हमेशा समझाया है। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल वन नाइट स्टैंड लेके चलो कि आप लोगों ने ना तो किसी लेवल से इश्क पालना है ना ही किसी कॉइन से इश्क पालना है। आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए लेवल सेलेक्ट करना है, कॉइन सेलेक्ट करना है, एंट्री लेनी है प्रॉपर एनालिसिस के बाद, या फिर जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं उसकी बेस के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, टारगेट रखो और भूल जाओ, बाकी मार्केट पर छोड़ दो। स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी टेंशन नहीं लेनी है। और इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि अगर 10 टारगेट्स आप हिट कर रहे हो, तो अगर एक स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आप लोग प्रॉफिट के साथ ही मार्केट से बाहर आ जाओगी। इस तरीके से ना सिर्फ के मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी चलती रहेगी और साथ ही साथ आपकी इंट्राडे लेवल के ऊपर ट्रेडिंग भी चलती रहेगी। सिंपल चीजें दोस्तों, कुछ मुश्किल नहीं है, बस फॉलो करते रहो तो इंशाल्लाह सब कुछ सिखा दूंगा। बहरहाल दोस्तों, अब चलते हैं अपने इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर और ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रेडिंग प्लान्स हैं, किस तरीके से और कहां पर हम लोगों ने अभी शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी है। उसके लिए दोस्तों आपको लेकर चलूंगा अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ। तो बिटकॉइन के 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे स्क्रैच से पहले तक। यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा हायर है, फिर हायर लो बना, फिर हायर है बना, और इस एरिया में आके जो हमारा स्ट्रक्चर है मार्केट का वो दोबारा टूटा। यानी अप ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर था ना वो दोबारा टूटा और ट्रेंड शिफ्ट हो गया दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बिल्ड हुआ है, वही मार्क कर लूँ। तो ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मार्क कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मार्क हो गया। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हालात हैं वो फिलहाल बेरिश दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ अगर बिटकॉइन अपवर्ड मूव भी करता है ना, तो 27,100 से लेकर 27,600 तक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। आपने ये जहन में रखना है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, फर्दर वहां पर देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई डे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, छोटी मोटी स्कैल्प लेना चाह रहे हैं, तो हमने किस टाइम लेनी है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों हमारे हालात वही हैं जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में फिलहाल, और यहाँ पर भी हमारे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। आप यहाँ पर देखो तो ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, और जब तक हमारा ये एरिया नहीं ब्रेक होता ना, ये बनता है हमारा, मैं मार्क कर लेता हूँ। तो अभी तक जो हमारे पास एरिया है ना, जो हमें हर हालत में तोड़ना है अगर हमें दोबारा एक ट्रेड में जाना है, लॉन्ग की ट्रेड में जाना है, तो वो बनता है हमारा 26,080 कर लो आप। तो 26,080 से ऊपर हमारी कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज हो जाती है ना, फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं। और लॉन्ग करने के बाद जो हमारा टारगेट होगा ना, वो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा जो 4 घंटे में बना हुआ है, यानी ये वाला एरिया। तो जैसे दोस्तों मुझे इस ब्रेकआउट मिलता है इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, मैं इंशाल्लाह आपको टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर बता दूंगा। टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर नजर रखा करो, और कोई भी स्कैल्प वगैरह बनेगी, कोई ट्रेड बनेगी, तो इंशाल्लाह पहले दफा आपको वहीं पर बताऊंगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्कॉर्ड के भी और टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिर्फ उन लिंक्स के थ्रू ज्वाइन करना है आपने। अगर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना, तो बहुत सारे स्कैमर्स हैं जिन्होंने हमारे नाम से चैनल बनाए हुए, तो इस तरीके से किसी स्कैमर के हत्थे चढ़ सकते हो। आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं लिंक्स को इस्तेमाल करना जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो शॉर्ट टर्म में फिलहाल ऊपर से ज्यादा नीचे की एक्सपेक्टेशन है मेरी है, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना वो 25,400 से लेकर 25,300 तक का जो एरिया है ना, वो यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है अभी शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पर जो इनवैलिडेशन होगा, यानी कि जो लॉन्ग का एक तरह से आपको इंडिकेशन मिलेगा, वो तभी मिलेगा अगर 26,080 का जो एरिया है ना वो टूटता है।
तो ये दोस्तों इंट्राडे चार्ट के ऊपर फिलहाल सूरत हाल है हमारी। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। मार्केट की जो सिचुएशन है मैंने तफसील से आपको बता दी है। जैसे ही कोई चेंजिंग होगी इंशाल्लाह, चाहे वो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हो या मैक्रो लेवल्स पे हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर अपडेट दूंगा। इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।